वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन निश्चित समाकलन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आपने अनिश्चित समाकलन पढ़ा है, आपको अंतर पता चलेगा अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में कहाँ अंतर पड़ता है। सबसे पहले समाकलन की जो वास्तव में खोज हुई थी उसका मूल आधार था किसी विशेष वक्रों के बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस उद्देश्य से इसकी खोज हुई थी, विशेष करके निश्चित समाकलन की। यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी स्थिति परिभाषा की। पहले ये मान लीजिए कोई एक वक्र है y = f(x). इसमें ये दो कोटियां हैं, x = a और x = b। इस वक्र इन दो कोटियों x बराबर a और x बराबर b और साथ में इस x अक्ष, इससे घिरा हुआ जो ये पूरा क्षेत्रफल है, इसको ज्ञात करने के लिए समाकलन की सहायता ली जाती है, जिसको कि इस तरह से प्रकट करते हैं a to b f(x) dx। ये स्थिति है। यदि वक्र की इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की ये जो दूरी है x बराबर a से लेकर x बराबर b तक की, इस बिंदु से लेकर के यानी x0 से xn समझ लो, इसके बीच की दूरी को n बराबर भागों में बांट दिया जाए और प्रत्येक भाग की चौड़ाई h हो, तो फिर अपन इस जो ये आपका समाकलन है a to b f(x) dx, इसको इस तरह से भी अपन प्रकट कर सकते हैं। a to b f(x) dx = लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa plus fa plus h plus fa plus h, इस तरह से fa plus n - 1h। ये कुल मिला के n भाग बन गए हैं इसके आपके अलग अलग। ये स्थिति इसके बराबर आ जाएगी जहां पर कि n × h = b - a होगा। n और h का गुणनफल b - a होगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि n टेंड्स टू अनंत, यहाँ पर स्थिति आपके क्लियर हो जाएगी। ये n टेंड्स टू जब अनंत होगा, n टेंड्स टू अनंत, तो h टेंड्स टू 0, ये स्थिति यहाँ पर लागू होगी। ये व्यंजक है आपके, इस व्यंजक को योगफल की सीमा के रूप में समाकलन कहते हैं। वैसे इसको प्रथम सिद्धांत से समाकलन भी कहा जाता है। AB इनिशियो मेथड, इंटीग्रेशन का AB इनिशियो मेथड या प्रथम सिद्धांत से समाकलन भी इसी का नाम है, जिसको कि अपन योगफल की सीमा के रूप में समाकलन के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस देखिए अपन सॉल्व करेंगे इस विधि से। लेकिन मुख्य विधि जो आपकी या निश्चित समाकलन की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। अपन किसी भी फंक्शन f(x) का मान लीजिए समाकलन करते हैं x के सापेक्ष, वो मान लीजिए f(x) आता है प्लस c, आप जानते हैं अपन एक अचर लगाते हैं, ये अपना स्वेच्छ अचर है c, जिसका कोई भी मान हो सकता है, अपने को नहीं पता इसका क्या मान हो, ये कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। f(x) बराबर f(x) dx = f(x) + c हो, तो इस पर सीमा लगाने पर a to b, यानी ये यहाँ पर है आपके, अगर ये a to b इस तरह से आप ये सीमाएं लगा दोगे इसकी f(x) dx, तो बराबर इसके होगा। यानी जो इस फलन का समाकलन आता है, f(x) का समाकलन आता है जो f(x) है, उस f(x) समाकलन में x की जगह सबसे पहले ये ऊपर वाली सीमा b रखोगे और उसके बाद में a रखोगे, घटाओगे, b रख करके और बाद में a रख के घटाना है आपको। ये इसी से देखिए प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके यही आपके समाकलन आया इसका, इसको अपन थोड़ा सा आगे जैसे ऐसे सॉल्व करते हैं ना, ये f(x) dx = f(x) + c, तो a to b f(x) dx = ये हो जाएगा f(x) + c a to b। सबसे पहले इसमें b रखोगे तो ये हो जाएगा fb, इस तरह से fb + c और माइनस fa, और ये माइनस हो जाएगा घटाने पर c, ये तो कट जाएंगे आपस में आपके, ये दोनों f c और c तो प्लस दो, और fb - fa ये बच जाएगा। तो ये वास्तव में आपके मूल सूत्र है।
जब आप निश्चित समाकलन करते हैं, देखिए इसमें कहीं भी आपके फिर अचर नहीं आएगा, आपका स्वेच्छ अचर खत्म हो चुका है, और स्वेच्छ अचर खत्म होने के कारण से ही इसको निश्चित समाकलन कहते हैं। ये एक निश्चित मान ग्रहण करता है, इसमें अपन अपनी मर्जी से कोई भी अचर नहीं ले सकते, अतः इसे एक निश्चित समाकलन का नाम दिया गया है। तो विधि बिल्कुल आसान है, आपको समाकलन उसी तरह से करने हैं। समाकलन जब हो जाए तो उसके बाद में आपको x की जगह पर पहले b रखना है उस समाकलन के मान में, और फिर दोबारा उसमें a रख करके उसको घटाना है। b वाले मान में से a वाले मान को इस तरह से आपको फलन के मान को घटा देना है। यहाँ पर थोड़ी आपको ये सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर इनमें गलतियाँ हुआ करती हैं, कोई चिन्ह घटाने में गलती कर देते हैं और कुछ गलती हो जाती है, तो थोड़ा आपको सावधानी से इसको काम में लेना है। मुख्य बात मैं आपको ये बताऊं, आपने इससे पहले अनिश्चित समाकलन पढ़ा है। अनिश्चित समाकलन में आपके एनसीईआरटी के कोर्स में जैसे आपके 7.7 एक्सरसाइज तक आपके अनिश्चित समाकलन है, और मैं ये कहता हूं कि यदि आपने 7.7 तक एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से समझ लिया है, उस तरह के जितनी भी आपकी विधियां थी वो विधियां आपने समझ ली हैं, तो लगभग ये समझ लीजिए कि आपके समाकलन का काम पूरा हो चुका है। क्योंकि आगे आने वाले जितने भी फलन हैं उसमें से अधिकांश फलन आपको वही मिलेंगे जो कि वहां तक आ चुके हैं आपके, केवल बस ये निश्चित समाकलन वाली उसमें स्थिति और लग जाती है। हालांकि ये भी नहीं है कि भाई सभी प्रश्न उसी की तरह से हो जाएंगे, कुछ में आपके इसके गुणधर्म काम में आएंगे निश्चित समाकलन के, जो भी अपन आगे चल करके पढ़ेंगे। फिलहाल अपन इन दो स्थितियों पर, ये दो स्थिति हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप इनको उतार लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन अपन लेते हैं 1 to 4 x² माइनस x dx, और आपको योग की सीमा के रूप में इसका समाकलन ज्ञात करना है, डायरेक्ट नहीं। जो आपको अभी सूत्र एक बताया था, एक व्यंजक बताया था योगफल की सीमा के रूप में, उसकी विधि से ज्ञात करना है। उससे आप ज्ञात करने के पहले आप इसे दो, इसमें स्थितियां हैं, दो भागों में आप इसको विभाजित कर लेंगे इस तरह से 1 to 4 x² dx माइनस 1 to 4 x dx। एक फलन ये हो जाएगा आपके, एक फलन ये हो जाएगा। सबसे पहले इस फलन को लेते हैं अपन, इसको वैसे आप फलन मानना चाहो तो इस तरह से मान लीजिएगा, बराबर f1x माइनस f2x, इस तरह से मान लीजिए आप इनको, ताकि अपने को लिखने में आसानी रहे, एक साथ लेके नहीं चलने पड़े। हालांकि एक साथ भी लेके चल सकते हो, माना इस तरह से। सबसे पहले f1x लेना है, उसको सरल करेंगे, फिर f2x लेंगे, उसको सरल करेंगे। इससे पहले आप इसका सूत्र दिखाएंगे उसमें कि चूंकि a to b fx dx is equal to limit h tends to 0 h into fa plus fa plus h plus fa plus 2h and so on plus fa plus n minus 1 into h, इस तरह से एक सूत्र दिखा दोगे। और जो आपके स्थिति यहाँ पर है, जैसे कि ये आपके a और b की स्थिति नोट करेंगे आप, a का मान 1 है, b का मान 4 है। यहां a बराबर 1, b बराबर 4, और इन दोनों की सहायता से आपको n इंटू एच का मान निकालना है। अतः एन एच बराबर b माइनस a, या एन एच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बराबर 3। जहां पर n इंटू एच आएगा वहां पर आप 3 रखोगे। और अब सबसे पहले f1x लेते हैं। अब f1x लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है। सबसे पहले है fa, a का मान 1 है, आप नोट कर चुके हैं, यानी आपको f1 का मान निकालना है। f1x ये है, f1x का मान x² है, आप x की जगह पर a रखोगे, a का मतलब 1 रखोगे।
तो एक स्क्वायर, ये पहला पद हो जाएगा आपके एक स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस एच, यानी एफ एक प्लस एच, एक प्लस एच रखोगे यहां पर, एक प्लस एच रखोगे तो एक प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे अगला ए प्लस टू एच है, ए का मान एक है, एक प्लस दो एच, आप अब के इस पद में एक प्लस दो एच रखोगे एक्स की जगह पर, एक प्लस दो एच होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस आपके लास्ट में एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच है, ए की जगह एक रखिए, एक प्लस एन माइनस वन इंटू एच, यहां पर रखिए आप एक्स की जगह पर एक प्लस एन माइनस वन इंटू एच और ये होल स्क्वायर, ये आपके f1x की स्थिति आ जाएगी। इसको सरल करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये एक स्क्वायर, आप ध्यान देते जाइएगा इनके ऊपर, आपको देखिए प्रत्येक पद में से एक स्क्वायर एक स्क्वायर एक स्क्वायर सब जगह मिलेगा, एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस ये कुल मिलाकर के n पद है तो ये n बार आ जाएगा। एक तो ये स्थिति बन गई। दूसरे देखिए अब यहां से तो ये पद तो आ लिया आपके, यहां ये होल स्क्वायर्स हैं, होल स्क्वायर्स में आप जानते हैं कि तीन पद मिलते हैं आपको, एक एक पद इनके जो दूसरे वाले पद हैं उनका स्क्वायर मिलेगा, यानी जैसे यहां एच स्क्वायर मिलेगा, यहां टू स्क्वायर एच स्क्वायर मिलेगा, फिर थ्री स्क्वायर एच स्क्वायर मिलेगा, इस तरह से मिलेंगे आपके। आप ये पद भी नोट कर लो पहले, एच स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये एन माइनस वन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, कुल मिला के ये स्थिति मिलेगी। और एक पद आप जानते हैं कि इन दोनों की गुणा का दुगुना आता है होल स्क्वायर में, जैसे इसमें 2h आएगा, इसमें 4h आएगा, उससे अगले वाले में 6h आएगा, इसमें 2 इंटू एन माइनस वन इंटू एच आएगा। ये भी आप नोट कर लो एक श्रेणी अलग से इसमें जो बनेगी वो, प्लस 2h प्लस 6h प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 इंटू एन माइनस वन इंटू एच, ये आपको मिल जाएगा। और ये ब्रैकेट कर दो बंद जो आपने स्टार्ट किया था वो ये वाला। अब इनको सरल करना है अपने को, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये तो सारे 1 1 1 1 बन जाएंगे, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक n बार, और किसी संख्या को जितने बार जोड़ते हैं उतने से गुणा हो जाती है उसको, तो एक को n बार जोड़ेंगे तो n से गुणा हो जाएगी n की, और n ही आ जाएगा ये। यहां पर देखिए आपके एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसको एच स्क्वायर कॉमन ले लो, और ये यहां पर बचेगा एक स्क्वायर लिख सकते हो इसको, दो स्क्वायर तीन स्क्वायर इस तरह से, और ये लास्ट में n माइनस वन स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा कुल मिला करके यहां। प्लस इस जगह देखिए आप दो कॉमन ले लो, और दो कॉमन लेने के बाद में एक प्लस तीन, और इसी तरह से चलते चलते लास्ट में आ जाएगा n माइनस वन, और ये साथ में एक h भी कॉमन लेना है, दो के साथ में h भी कॉमन लेना है, h भी कॉमन है इसमें, ये बच जाएगा ब्रैकेट। अब आपने ये तो योग कर ही लिया था, ये योग देखिए आपके प्रथम n माइनस वन संख्याओं के जो प्राकृत संख्याएं हैं, पहली एक से स्टार्ट है, लास्ट n माइनस वन है, n माइनस वन तक की संख्याओं का स्क्वायर का योग है, यानी सिग्मा n स्क्वायर वाला सूत्र आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, वो आपके काम आएगा यहां पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 h n प्लस एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा n का मान n माइनस वन है, n इंटू n प्लस वन, इसमें एक जोड़ोगे n हो जाएगा, और इंटू 2n प्लस वन, इसको 2 से गुणा करके आप एक जोड़िए तो 2n प्लस वन हो जाएगा ये,
और बटे में 6। और यहां पर आपके ये संख्याएं देखिए, ये संख्याएं सारी विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 इस तरह से लास्ट n-1 तक। विषम संख्याओं का योग भी आप पढ़ चुके हैं पहले, जितनी संख्याएं होती है उनका वर्ग हो जाता है। तो 2h को ये n-1 होल स्क्वायर से गुणा हो जाएगी इस तरह से, और ये कुल मिलाकर इन श्रेणियों का योग आ जाएगा। मैं आपको एक बार ये दोनों सूत्र लिख देता हूं, आपके शायद हो सकता है दिमाग में से उतरे हुए हों, इसलिए इन सूत्रों को एक बार फिर से देख लीजिएगा। सिग्मा n स्क्वायर बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और सिग्मा जो n, जहां n विषम है या विषम संख्याओं का योग लिख सकते हो, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग यह बराबर होता है n स्क्वायर, ये याद रखिएगा। अब यहां से ये जो h बाहर है इसके अंदर गुणा करेंगे और आपको NH के पद बनाने हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इस n और h की गुणा करो, देखो NH हो जाएगा। यहां इसकी गुणा करोगे तो h क्यूब हो जाएगा, h क्यूब के साथ आपको n क्यूब का पद बनाना है। देखो एक n तो ये रहा, एक n इसमें से कॉमन निकालो और एक n इसमें से कॉमन निकालो, n क्यूब हो जाएगा कुल मिलाकर के, n क्यूब h क्यूब। ये ब्रैकेट तो बनेगा 1 - 1/n, ये बाहर आ गया गुणा में, और ये बनेगा 2 + 1/n। यहां से इस h की गुणा करोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, n यहां से बाहर निकाल लोगे स्क्वायर के कारण ये भी n स्क्वायर हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर h स्क्वायर, ब्रैकेट बचेगा 1 - 1/n होल स्क्वायर। ये स्थिति बचेगी। और यहां आपको जो वो NH की स्थिति बताई हुई है, NH की जगह आपको 3 रखना है। NH की जगह आप 3 रखोगे और जहां ये 1/n बन गया, क्योंकि स्थिति यही है आपके कि ये जो है n टेंड्स टू अनंत होगा। यहां पर आपके जो मूल सूत्र है अपना, मूल सूत्र में यही स्थिति है कि जब n टेंड्स टू अनंत होगा तो h टेंड्स टू 0 होगा, या h टेंड्स टू 0 होगा तो n टेंड्स टू अनंत होगा। तो 1/n जो है 0 के बराबर हो जाएगा इस स्थिति के हिसाब से। तो 1/n जहां पर है वहां तो 0 हो जाएगा, और जहां n इंटू h है वहां पर ये 3 रख दो जो आपकी वैल्यू आई है। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 3, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 यानी 27, 3 क्यूब हो जाएगा, बल्कि क्यूब है। और ये 1 - 0 इंटू 2 + 0, और ये 2, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा यानी 9, और ये 1 - 0 होल स्क्वायर, और इनको सरल कर लो। ये 2 और 27 54 ये हो जाएगा। ये लिमिट है, बल्कि अब आप हटा दो, ये लिमिट हट जाएगी क्योंकि आपने मान रख दिया है, इसलिए लिमिट नहीं बचेगी। अब ये 27 दूनी 54, और यहां पर ये आपके 9 दूनी 18, 18 3 21 और 54 कुल मिला के 75 हो जाएंगे ये। और ये इसका जो आपको शुरू में आपने ये पद लिया था f1x का मान आ जाएगा। आप ये यहां तक नोट कर लो, क्योंकि अपन f2x अभी और सरल करने वाले हैं। तो एक बार आप अपने इस हिस्से को नोट कर लीजिए, यहां तक के हिस्से को, और इसके बाद में अपन ये f2x लेंगे इसी तरह से, फिर इसमें से घटा देंगे। अब देखिए f2x लेते हैं अपन, ये f2x ये वाला पद है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, a और b के मान ध्यान रखिएगा वही है, चेंज नहीं है। आपको fa यानी f1 का मान निकालना है, आपके यहां से 1 आएगा, f1 + h 1 + h आ जाएगा, f1 + 2h 1 + 2h आ जाएगा। x की जगह रखोगे सारे मान, और लास्ट में ये आपके 1 + n-1 इंटू h आ जाएगा। आप इनको सरल कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये 1 1 1 1, ये तो कुल मिला के 1 + 1 + 1, इस तरह से ये n बार तो ये आ जाएंगे क्योंकि n पद हैं ये टोटल।
और यहां से अब एक पद बाद से यह संख्या शुरू होगी, h 2h 3h इस तरह से n-1h, इसमें से h तो कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3, लास्ट में संख्या आएगी n-1, यहां पर यह संख्या, इसका योग कर लो, इसका योग करोगे तो ये n हो जाएगा, और ये 1 2 3 4 n-1, ये प्रथम n-1 प्राकृत संख्याएं हैं, प्रथम n-1 प्राकृत संख्याओं का योग ये अंतिम संख्या और गुणा इसके बाद में आने वाली संख्या बटे 2, सीधा ये होता है योग आपके। तो h × n-1 और इसके बाद वाली संख्या n होगी और बटे 2, ये योग हो जाएगा। इस h के अंदर गुणा कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड h, और यहां पर देखिए h² बनेगा तो एक n, तो ये एक n इसमें से कॉमन निकाल लो, तो n² h² हो जाएगा, 1 - 1/n/2। बस इसमें एड h की जगह वही मान रखना आपको, 3 जो आपने निकाल रखा है वो लिमिट हट जाएगी अब ये, और ये 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और ये गुणा में 1 - 0 यानी 3 + 9/2, तो 3 दूनी 6 15/2 हो जाएगा ये। अब आपका जो मान था f1x - f2x, उसमें आप वैल्यू रख लीजिए। अब 1 to 4 x² - x dx इज इक्वल टू f1x - f2x, तो वो 75 मान आया था, और ये 15/2, तो 150 में से 15 घट के 135/2, ये इसका कुल मान आ जाएगा अंत में, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का, योग की सीमा के रूप में ही, -1 to 1 e⁻x dx। आप सबसे पहले में सूत्र लिखोगे कि चूंकि a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa + fa + h, इसी तरह से ये आपके चलती रहेगी f a + n-1 × h। ये सूत्र लिख दिया। यहां की स्थिति देख लीजिएगा अपने प्रश्न में क्या है, यहां a = -1 है और b = 1 है, अतः NH बराबर आ जाएगा b - a, अर्थात NH = 2 हो जाएगा, 1 - -1 2 हो जाएगा। यहां NH = b - a तथा n टेंड्स टू अनंत, तब h टेंड्स टू 0, ये स्थिति आपके लागू होती है इनमें। और आप ये मान रखिए, देखिए सूत्र में अब -1 to 1 e⁻x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a का मान -1 है आपके, a की जगह -1, यानी f -1, ये है fx आपके e⁻x, ये fx है, x की जगह -1 रखोगे तो e⁻1, फिर इससे अगला पद आ जाएगा 1 + h रखोगे तो -1 + h, और एक पद लिख लो -1 + 2h, इस तरह से चलते जाएंगे ये पद, और e⁻−1 + n-1 × h, ये आपको श्रेणी मिल जाएंगी, जिसको कि आपको पदों को अलग करके अलग अलग श्रेणियां बना लेनी है। एक तो देखिए ये जितने भी पद हैं इनको आप योगफल के हिसाब से हैं तो इनको गुणा के हिसाब से चेंज कर लो, क्योंकि समान आधार की राशियों की जब गुणा होती है तो उनकी घातें आपस में जुड़ती हैं, तो जुड़ी हुई घातों को आप अलग कर लो उसी सिद्धांत से, यानी e⁻−1 e⁻−1 × e⁻−h e⁻−1 × e⁻−2h e⁻−1 × e⁻−n-1 × h,
इस तरह से ये गुणा के रूप में आप इनको अलग कर लो। e की घात -1 सभी में कॉमन आ जाएगा, इसको कॉमन निकाल लो। और ये h या 1 प्लस e की घात -h प्लस e की घात -2h e की घात -n-1 इंटू h। अब देखिए यहां h से गुणा करने के लिए n तो है नहीं, यहां कहीं गुणा में तो n है नहीं, इसलिए आपको इसको h से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये श्रेणी देखनी है कि श्रेणी कैसी है जिसका कि योग करना है आपको। ध्यान से देखिए, ये आपको गुणोत्तर श्रेणी मिलेगी। इस गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद 1 है और सार्वनुपात किसी भी पद में उससे पहले वाले पद का भाग दे करके देखिए। जैसे इसमें आप इसका भाग दे के देखोगे तो e की घात -1 h आएगा, या इसमें इसका भाग दे के देख लो चाहे e की घात -h आएगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। यह गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a = 1 और सार्व अनुपात यानी r का जो मान है वो e की घात -h है और पदों की संख्या बराबर n है। n का मान जो आपके है वो n ही है। अतः ये योग देखिए क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की घात -1 इंटू h योग a यानी 1 इंटू r e की घात -h e की घात, ये आपके सूत्र जो होता है वो होता है a इंटू r की घात n। तो ये e की घात, ये तो r है, इसके ऊपर घात लगाओगे n क्योंकि n पद है, -1 और बटे r-1 n पदों का योग, योगफल का सूत्र आप देखिएगा Sn = a r की घात n-1 बटे r-1, ये सूत्र है। आपने सारी स्थितियां नोट कर रखी है, सारी अब इसमें आपने रख दी है। और इसको जब सरल करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की घात -1 h इंटू e की घात -n-h-1 और नीचे आ जाएगा e की घात -h-1, ये स्थिति। अब यहां पर देखिए इसको, इस स्थिति को e की घात -h-1, यहां पर आपको मानक सीमा बनानी है। मानक सीमा आपके ध्यान होगी 11वीं क्लास में आपके आई थी कुछ सीमाएं, मानक सीमाएं। वैसे मैंने एक 12वीं क्लास में भी जो चैप्टर डाला था उसमें भी मैंने 2-3 मानक सीमाएं लिखी थी आपके लिए, उसमें भी आप देख सकते हो। उसमें एक सीमा ये थी आपके, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की घात x-1 बटे x, ये बराबर 1 होता है। आप ये स्थिति यहां बनाइए, देखिए x की जगह यहां -h है, आप एक तो इस h को नीचे ले आओ यहां पर और फिर माइनस से और गुणा कर देना, तो वही स्थिति बन जाएगी आपके। कुल मिलाकर के जो स्थिति थी वो की वो स्थिति बन जाएगी जो इसमें मानक सूत्र में है वो। तो इसको अपन देखिए चेंज करेंगे थोड़ा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की घात -1 और ये e की घात -n-h-1 बटे e की घात -h-1 बटे -h। लेकिन ये चूंकि माइनस का चिन्ह यहां नहीं था, अपन यहां ले आए हैं, इसलिए एक माइनस का चिन्ह यहां और लगा लो आप, ताकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए। अब ये जो लिमिट है आपकी, ये लिमिट, इसका मान तो 1 हो जाएगा और NH की जगह अपना जो NH का मान है वो रख दो। स्थिति मिल जाएगी माइनस का ये चिन्ह e की घात -1 और यहां e की घात -2 -1 और बटे 1, ये बनेगा। आप इसको अंदर गुणा करना चाहो अंदर गुणा कर लो, e की घात -3 और ये माइनस e की घात -1, ये मिलेगा आपको। माइनस से यदि अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा e की घात -1 माइनस e की घात -3। इस तरह से आपको
ये स्थिति कुल मिला के मिल जाएगी। ये आपके इसमें उत्तर हो जाएगा। कॉमन दिखाना चाहो तो कॉमन रख लेना चाहे, और नहीं तो आप इस तरह से इसको खोल करके उत्तर दिखा सकते हो। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। लीजिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। अब अपना जो मूल सूत्र है समाकलन का जो आपको बताया था उसके अनुसार करते हैं, बजाय उसके योग की सीमा के रूप में। डायरेक्ट आपने जो समाकलन पढ़े हैं बिल्कुल वो की वो स्थिति लगेगी। जैसे कि आपके ये पहला समाकलन आप देख रहे हैं 1/x। 1/x का सीधा सीधा समाकलन आप जानते हैं क्या होता है, log x, और लिमिट लगाइए 2, 3 इस तरह से, यानी समाकलन कीजिए। समाकलन के बाद भी a to b, ये जो लिमिट है a to b ये लगा दीजिए, a नीचे, ये नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली सीमा ऊपर। और सबसे पहले ऊपर वाली सीमा रखनी है आपको, ये रखोगे इसमें log 3, और फिर नीचे वाली रख के घटाओगे log 2। log m माइनस log n का सूत्र लगा दो, log 3/2। ये इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। कोई अचर नहीं लिखना है, ध्यान रखना, कहीं सीमत लगा देना इसमें। ये जैसे आपके प्रश्न है, इसमें 4x³ 4x की घात 4/4 माइनस 5x³ 3 + 6x² 2 + 9x, और लिमिट लगा दो 1 to 2 इस तरह से। ये 4 से 4 तो कट जाएगा। सबसे पहले 2 लिमिट रखोगे, 2 की घात 4, ये 5/3, 2 की घात 3, ये 3 हो जाएगा, 2² + 9 × 2, और माइनस ये 1 रख करके आप इसको मान को घटाओगे। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये माइनस, ये 1 की घात 4 माइनस 5/3, ये प्लस हो जाएगा घटाते समय, 1³ ये माइनस हो जाएगा 3, 1² और माइनस 9 × 1। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 40/3, ये 2 दूनी 4 × 12, 9 दूनी 18, माइनस 1 और ये प्लस 5/3, ये -3 और -9। सरल कर लीजिए इनको आप, ये 16 और 12 28, 28 और 18 46, तो ये हो जाएंगे 46 में से 9 3 12 13 घटा दो। 46 में से 13 घटाओगे तो 33 बचेंगे, 33 ये बचेंगे आपके प्लस के, ये 9 3 12 13 घट जाएगा इसमें से, 18 12 30 और 16 46 में से। और ये 40/3 और 5/3 ये आपस में घट करके माइनस का 35/3 ये बचेगा। ये 33 99 में से 35 घटा लो तो 4 और 9 में 3 जाएंगे 6 और बटे 3, ये आपका इसका उत्तर आ जाएगा। यहां पर इस क्वेश्चन में sin 2x का समाकलन माइनस cos 2x/2 सीधा समाकलन होता है। 0 to π/4 लिमिट लगाइए और ये मान रखिए, सबसे पहले π/4 रखिए। यहां पर माइनस का चिन्ह चाहो तो पहले बाहर कॉमन निकाल लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। x की जगह π/4 रखोगे तो cos π/2 हो जाएगा, 2 भी बाहर निकाल लो, ये बटे में 2 है, ये भी cos π/2 और माइनस cos 0 जब रखोगे तो 0 हो जाएगा। cos π/2 का मान आपके 0 होता है, cos इसका मान जो आपके 1 होता है, ये कुल मिला के ये तो हो जाएगा 1/2, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा गुणनफल इसका। tan x का log sec x 0 to π/4 log sec π/4 माइनस log sec 0 sec π/4 √2, ये √2 हो जाएगा, और माइनस log sec 0 का मान जो कि cos के विपरीत यानी 1 हो जाएगा। log 1 का मान हमेशा 0 होता है, ये उत्तर आ जाएगा log √2। ये मान ध्यान रखना, log 1 का मान हमेशा 0 होता है। इसके बाद में अब जैसे ये क्वेश्चन है cosec, तो इसका आप समाकलन कीजिए। cosec x का समाकलन हो जाएगा आपके log cosec x माइनस cot x, ये समाकलन हो जाएगा। और यहां पर आप ये ब्रैकेट लगा करके इस तरह से और लिमिट लगाइए,
ये π/6 नीचे वाली और π/4 ऊपर वाली। सबसे पहले π/4 रखिए, कोसेक π/4 माइनस कोट π/4 और फिर घटाइए π/6 रख करके माइनस लॉग कोसेक π/6 माइनस कोट π/6। कोसेक π/4 √2 हो जाएगा, लॉग √2 माइनस ये 1 हो जाएगा और माइनस लॉग कोसेक π/6। π/6 का मान आपके इसमें 2 होता है, 2 और कोट π/6 ये कुल मिलाकर के हो जाएगा जो आपके इसमें √3 जो है ये मान आ जाएगा कोट π/6 का। यानी tan π/6 का मान वैसे 1/√3 होता है कोट π/6 का, यानी 30 डिग्री के लिए कोट इससे विपरीत हो जाता है, यानी √3 हो जाएगा ये मान। ये log m माइनस log n का सूत्र लगा लो, log √2 माइनस 1/2 माइनस √3। और इसको यदि आप नीचे से वर्गमूल हटाना चाहो तो देखिए 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। नहीं हटाना चाहो तो आपके ये उत्तर हो गया, और वैसे हटाना चाहो तो log √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस √3 और बटे में ये a² माइनस b² से नीचे 4 माइनस 3 1 आ जाएगा नीचे। फिर ये इनकी गुणा करके चाहे लिख देना, चाहे इस तरह से लिखा रहने दो, ये आपके उत्तर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके ये वाला, इसका सीधा ये साइन इनवर्स का सूत्र है, साइन इनवर्स x 0 to 1 यानी साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ये π/2 माइनस 0 π/2 तक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपके 1/x² माइनस a² वाली स्थिति है। इसका समाकलन होगा 1/2a, a का मान 1 है, ये ध्यान रखिएगा। 1/2 log x माइनस 1 बटे x प्लस 1, ये 1/2 को तो बाहर ही रख लो इसमें, ये मान log पहले 3 रखोगे, 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, log 2/4 और माइनस log 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और अपॉन 3 हो जाएगा। log m माइनस log n का सूत्र लगाइए तो m बटे n 2/4 बटे 1/3, ये 1/2 बन जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 1/2 log 3/2, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये cos² x है, cos² x को आप समाकलन जो करते हैं उसमें वो चेंज करके करते हैं, ध्यान होगा आपके। इसको 1 प्लस cos 2x/2 इस तरह से बदल के करते हैं आप समाकलन हमेशा इसका। तो ये 1/2 ये तो बाहर निकाल लो, ये तो 1 का हो जाएगा x और cos 2x का sin 2x/2, लिमिट लगा दो 0 to π/2, मान रखो देखो लिमिट्स के π/2, और ये साइन 2π यानी 2π के मतलब पाई हो जाएगा, साइन π/2 और माइनस 0 रखो तो 0 और माइनस साइन 0, ये अंदर गुणा करो देखो ये π/4 बन जाएगा। साइन पाई का मान 0 होता है, ये पद 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान भी 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के π/4 इसका आंसर आ जाएगा। ये सामान्य प्रक्रिया जो आपने पढ़ी थी वो सारी सामान्य प्रक्रियाएं हैं जिनसे कि आप इन समाकलनों को कर सकते हो। और आपने इसके अलावा भी, जैसे डायरेक्ट के अलावा भी पढ़ी है, जैसे कोई प्रतिस्थापन आया था कहीं पर आपके जो आंशिक भिन्न आई थी, कहीं आपके खंडशः समाकलन आया था, इस तरह के प्रश्न भी हो सकते हैं। फिलहाल यह है कि आज अपन ये डायरेक्ट वाली जो स्थिति है इसको एक बार अपन ने देख लिया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में वो जो प्रतिस्थापन की स्थिति के आधार पर या मान लो खंडशः समाकलन के आधार पर या आंशिक भिन्नों के आधार पर जो प्रश्न होने हैं वो अपन करके देखेंगे कि निश्चित समाकलन में देखिए किस तरह से होते हैं। वो भी विधि यही है, विधि में कोई अंतर नहीं है। तब तक आप इनकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।